हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग की ये 18वीं क्लास में जो उत्तराखंड की है। और उत्तराखंड की एक कंटिन्यू जो क्लास चल रही है हमारी उसमें हम अभी पहुंचे हैं ब्रह्मपुर राज्य का पौरव वंश। तो ब्रह्मपुर राज्य का पौरव वंश हमारा आज समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम लगातार एक दो वीडियो ऐसे लेकर आएंगे कि जो हमने अभी तक इतिहास में पढ़ा है उस इतिहास में जहां से हमने स्टार्ट किया, जहां से उत्तराखंड का इतिहास शुरू होता है वहां से लेकर और पौरव वंश तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। उनके मतलब कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे हम चैप्टर वाइज। तो उसकी प्रैक्टिस हम जो है अगले हफ्ते से करेंगे। तो एक दो वीडियो में या हो सकता है 2-3 वीडियो में आपका हो जाएगा वो, और फिर हम पौरव वंश से आगे बढ़ाएंगे ना। तो हम ऐसे करके जो है चैप्टर वाइज जो है प्रश्न उत्तरी भी लेकर आएंगे, एमसीक्यू टाइप के है ना, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज ब्रह्मपुर का पौरव राजवंश। तो ब्रह्मपुर के पौरव राजवंश की बात करें अगर हम, तो इस राजवंश का सबसे पहले तो हम उत्तराखंड में क्षेत्र देखते हैं। उत्तराखंड में तो क्या पूरा क्षेत्र देख लेते हैं इसका कि क्षेत्र कहां पे था इसका, है ना। तो यहां पे ध्यान रखना आप लोग, गंगा नदी से लेकर, है ना, गंगा नदी से लेकर और करनाली नदी तक, करनाली नदी तक क्या था इसका क्षेत्र था। अब जरा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे सपोज हम थोड़ा सा ये उत्तराखंड का मैप देख लें, कुछ इस शेप में उत्तराखंड का मैप बनता है। इधर आपका ये नेपाल है ना, इधर आपका क्या है, नेपाल है। तो नेपाल में यहाँ पे आपको पता होगा इस तरीके से काली नदी आती है। काली नदी ऐसे करके नेपाल में जाती है, नेपाल में ऐसे करके यूपी में गंगा नदी में मिल जाती है ना। कौन सी? काली नदी। तो यहीं पे आपकी जो है एक तो है इस तरीके से ये करनाली नदी, यहाँ पे करनाली नदी नेपाल में, करनाली नदी। और एक है यहाँ पे घाघरा नदी। कौन सी? घाघरा। तो घाघरा नदी और करनाली नदी जो है, जो आपकी काली नदी है उत्तराखंड में, उस काली नदी को ही क्या कहा जाता है, आपका काली नदी की ही सहायक नदियां करनाली और घाघरा नदी। तो ये बता रहा हूं कि जो करनाली नदी हो तो यहाँ पे, और आपको पता होगा कि उत्तराखंड में इस क्षेत्र में आपकी इस तरीके से गंगा नदी है लास्ट में, तो गंगा नदी में ही जाके मिलता है। तो ये आपकी गंगा नदी है ना। तो ये गंगा नदी से लेकर और करनाली नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को ब्रह्मपुर राज्य का पौरव राजवंश, मतलब इस क्षेत्र में शासन करता था, इसी को बताया गया है। ठीक है ना। तो देखा जाए तो पौरव राजवंश जो है इस दौर का सबसे बड़ा राजवंश था, है ना। जब ये पौरव राजवंश पड़ा था ना, तो इस वंश का क्या था, ये सबसे बड़ा राजवंश, मतलब ये इस समय का अपने आप में उत्तराखंड क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड क्षेत्र में ये इस समय का सबसे बड़ा राजवंश था जब आपका पौरव राजवंश मतलब चल रहा था। ठीक है ना। अब यहां पे बात करते हैं जरा इसके स्रोत की, मतलब ये जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से जितने भी पॉइंट बनेंगे, इनकी शासन व्यवस्था भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपके ताम्रपत्र सुना होगा, है ना, कहां से प्राप्त होता है? तालेश्वर। इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तालेश्वर के ताम्रपत्र, है ना। और दूसरा आपका क्या है, दूसरा जो स्रोत इसके मिलते हैं वो मिलता है, आपने सीयू की ग्रंथ के बारे में सुना होगा, तो वेन श्यांग, है ना। वेन श्यांग जो थे, इनका जो क्या था आपका सीयू की, पिछले वीडियो में बताया था, सीयू की जो ग्रंथ था इनका, जिसको क्या कहा जाता है, पश्चिमी दुनिया का इतिहास भी कहा जाता है। पश्चिमी दुनिया का इतिहास सीयू की ग्रंथ है, किसका? वेन श्यांग का। उसमें भी इसकी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें लेके आया है कि तालेश्वर के ताम्रपत्र। कई बार इसलिए ही एग्जाम में आ सकता है ये कि इनमें किसके, जो ब्रह्मपुर का पौरव राजवंश, उसकी जानकारी कहां से मिलती है, केवल तालेश्वर ताम्रपत्र से या केवल वेन श्यांग के मतलब सीयू की ग्रंथ से, तो दोनों हो जाएगा ये। लेकिन उत्तराखंड में जो काम का है वो तालेश्वर के ताम्रपत्र है, जहां से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तालेश्वर के जो ताम्रपत्र है ये कहां पे है भाई? अल्मोड़ा में है। ये कहां पे खोजे गए हैं? अल्मोड़ा में खोजे गए। पहली बात ये ध्यान रखना, इसकी जो खोज हुई है, इसकी खोज कब की गई है? तो खोज की बात करें तो 1915 में इसकी क्या की गई है? 1915 ईस्वी में इसकी क्या की गई है? खोज की गई है भाई। किसकी? तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई थी? 1915 में हुई थी। यहाँ पे पर्वताकार राज्य कहा गया, पर्वताकार राज्य, है ना। यहाँ पे इसको क्या कहा गया है? पर्वताकार राज्य। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि तालेश्वर ताम्रपत्र में पर्वताकार राज्य की संज्ञा किसको दी गई है, या किसे पर्वताकार राज्य कहा गया है? तो ब्रह्मपुर राज्य का जो पौरव वंश है ना, इस पौरव वंश ब्रह्मपुर राज्य को ही क्या कहा गया है? यहाँ पे पर्वताकार राज्य कहा गया है। बहुत ये ताम्रपत्र है तालेश्वर के, ये ताम्रपत्र थे किसके, है ना। तो यहाँ पे ये जो ताम्रपत्र थे ये किसके थे? 2 राजाओं के हैं भाई। किसके? 2 राजाओं के हैं, है ना, 2 राजाओं के हैं। और एक थे आपके द्युति वर्मन, है ना, और दूसरे थे आपके कौन? विष्णु वर्मन। द्युति वर्मन और विष्णु वर्मन के ये ताम्रपत्र है। लेकिन अगर हम देखें तो यहां से पौरव वंश के कितने राजाओं की जानकारी मिलती है? अगर हम देखें तो ये 2 राजाओं के, किन किन राजाओं के हैं? तो द्युति वर्मन और विष्णु वर्मन के हैं। लेकिन अगर हम देखें पौरव वंश के राजाओं की जानकारी मिलती है तो पौरव मिलती है भाई,
कितने राजाओं की जानकारी मिलती है यहाँ से? तो पौरव वंश के 5 राजाओं की जानकारी मिलती है। और वो 5 राजा कौन कौन से थे? 2 तो भाई आपके यही हो जाएंगे, है ना। 5 राजा कौन कौन से हो जाएंगे हम यहाँ पे देखते हैं। एक तो आपका कौन हो जाएगा? द्युति वर्मन हो जाएगा, है ना। दूसरे राजा आपके कौन हो जाएंगे? विष्णु वर्मन हो जाएंगे, अग्नि वर्मन हो जाएंगे, है ना। और एक आपके कौन हो जाएंगे? एक हो जाएंगे वृषवर्मन, वृषवर्मन हो जाएंगे। और एक हो जाएंगे आपके विष्णु वर्मन द्वितीय, विष्णु वर्मन द्वितीय हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे ये तो मतलब 5 राजाओं को पूछता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि 2024 में यूके ट्रिपल एससी के जो पेपर में प्रश्न आया था ये आया था कि जो ब्रह्मपुत्र राज्य का पौरव वंश है उनके बारे में तालेश्वर ताम्रपत्र से तालेश्वर ताम्रपत्र जो प्राप्त हुए किन 2 राजाओं के थे? तो ये द्युति वर्मन और विष्णु वर्मन, इनके नाम वहां पे पूछे गए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, एक तो ये आया था और 2 क्वेश्चन और आए थे, उनकी भी अभी चर्चा करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे देखते हैं। इनकी भाषा की बात करें तो इनकी जो भाषा थी किसकी? पौरव वंश के राजवंश की अगर हम भाषा की बात करें तो इनकी भाषा थी भाई संस्कृत भाषा, संस्कृत। अगर हम लिपि की बात करें तो इनके जो मतलब ताम्रपत्र, इन ताम्रपत्र में जो लिपि देखने को मिली है वो कौन सी लिपि देखने को मिली है? तो आप ध्यान रखना, गुप्त ब्राह्मी लिपि। अब देखो आप बोलोगे कि गुप्त ब्राह्मी लिपि, कहीं कहीं पे सीधा जो है गुप्त लिपि लिखा गया है और कहीं कहीं पे सीधा ब्राह्मी लिपि लिखा गया है, लेकिन मैंने गुप्त ब्राह्मी लिपि से लिखा, कई जगह गुप्त ब्राह्मी लिपि भी लिखा है। मैं मतलब समझाता हूं आपको कि जैसे हमारी ब्राह्मी लिपि है ना, आपको ध्यान रखना ब्राह्मी लिपि है, इसी ब्राह्मी लिपि से हमारी देवनागरी लिपि आई है। और देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि जब आई तो ब्राह्मी लिपि का जो बदलाव रूप था इसी को क्या कहा जाता है? गुप्त लिपि कहा जाता है। और जो गुप्त लिपि इसका बदलाव रूप क्या कहा जाता है? कुटिल लिपि कहा जाता है। कुटिल लिपि आपको हिंदी में भी काम आएगा भाई। और जो कुटिल लिपि है, कुटिल लिपि के बाद आता है आपका नागरी प्राचीन, है ना। क्या आएगी? प्राचीन नागरी लिपि, है ना। और प्राचीन नागरी लिपि से आपकी क्या बनती है? देवनागरी लिपि, है ना। तो इस तरीके से जो ब्राह्मी लिपि है उससे ही देवनागरी लिपि का विकास, बल्कि अधिकतम भारतीय लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, है ना। जैसे साउथ की लिपियां हैं, आपकी बंगाल की है, आपकी उड़ीसा की है, आपकी इधर जो है गुजरात वगैरह की लिपि, बाकी देवनागरी लिपि का विकास होगा ये ब्राह्मी लिपि से। तो आप इसको बोल सकते हो, जैसे आपका गुप्त लिपि, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? गुप्त ब्राह्मी लिपि। कुटिल लिपि को कुटिल ब्राह्मी लिपि बोल सकते हो। प्राचीन नागरी लिपि को क्या कहते हैं? प्राचीन ब्राह्मी लिपि बोल सकते हो, प्राचीन ब्राह्मी नागरी लिपि बोल सकते हो, या प्राचीन नागरी ब्राह्मी लिपि बोल सकते हो, है ना। देवनागरी लिपि को आप क्या बोल सकते हो? देवनागरी ब्राह्मी लिपि बोल सकते हो, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से निकली ना, तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो? बोल सकते हो। इनके जो कुल देवता थे, ये भी ध्यान रखना, इनके कुल देवता कौन थे? कुल देवता, तो इनके कुल देवता थे वीरणेश्वर। वीरणेश्वर जो है इनके क्या थे? कुल देवता थे। तो बहुत पूछा जाता है कि इनके कुल देवता कौन थे, तो वीरणेश्वर जो है इनके क्या थे? कुल देवता थे। तो ये भी आपका यूके SSSC में आ चुका है, ये 2021-22 के किसी पेपर में पूछा गया था। और हम यहाँ पर करेंगे इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था या प्रमुख नामों का संबंध। ये समझ लो कि दोनों के दोनों एक ही चीज में आ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगातार प्रश्न बनते रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसको क्या कहते थे। यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन जो इनमें से खास है मैं वही आपको बताने वाला हूँ। तो इनका निवास स्थान होता था, क्या होता था? निवास स्थान। इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता था? कोर्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोर्ट कहा जाता था। जो घर होता था, घर को क्या कहा जाता था? राजधानी। घर को क्या कहा जाता था? राजधानी कहा जाता था। जो मंत्री होते थे, मंत्रियों को राजमात्य, मंत्रियों को क्या कहा जाता था, या मंत्री को क्या कहा जाता था? राजमात्य कहा जाता था। सेना नायक, सेना नायक, सेना नायक को कहा जाता था बलाध्यक्ष। सेना नायक को क्या कहा जाता था? बलाध्यक्ष कहा जाता था। विदेश मंत्री, विदेश मंत्री, विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? संधि विग्रहकर्ता, संधि विग्रहकर्ता। विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? संधि विग्रहकर्ता। भाई जो विदेश मंत्री होता था वही विदेशों से, मतलब विदेशी या दूसरे राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से, राजाओं से बात करते थे और वही ये तय करते थे भाई किसके साथ संधि करनी है और किसके साथ संधि तोड़नी है। संधि विग्रहकर्ता मतलब संधि को तोड़ना, है ना। पैदल सेनाध्यक्ष, जमनपति, जमनपति, पैदल सेनाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? जमनपति कहा जाता था। कुछ लेखक वर्ग का प्रधान, इसे कहा जाता था द्विरपति,
लेखक वर्ग का जो प्रधान होता था, मतलब जो लिखने लिखने वाले होते थे, जैसे राजकवि होता था, उनका जो प्रधान होता था, जो लेखक होते थे दरबार में, उनको क्या, उसके प्रधान को या प्रमुख को क्या कहा जाता था? द्विरपति कहा जाता था। गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गुप्तचर को कहा जाता था कटुक। गुप्तचर को कटुक कहा जाता था। जमीन की माप करने वाला अधिकारी यह कहलाता था कायस्थ। जमीन की माप करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? कायस्थ कहलाता था। भोजनाध्यक्ष, भोजनाध्यक्ष सुपकारपति, ठीक है ना। यही आपका यूके SSSC 2024 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पौरव राजवंश में सुपकारपति क्या होता था। तो सुपकारपति क्या होता था? तो भोजन अध्यक्ष होता था, या भोजन, तो कर वसूलने वाला अधिकारी होता था, कर कहलाता था भौगिक। कर वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? भौगिक कहलाता था। और यहीं से जो है इनका सबसे ज्यादा टैक्स यानी कि कर जो है यहीं से प्राप्त होता था। किससे? कि जो कर वसूला जाता था, मतलब यहीं से सबसे ज्यादा आय होती थी। कुल मिला के टैक्स नहीं, आय। आप टैक्स से ही क्या होती थी? सबसे ज्यादा इनकी आय का स्रोत यही था, सबसे ज्यादा जो टैक्स लिया जाता था। इसका जो सहायक होता था उसको कुलचारी कहा जाता था। कुलचारी या कारिक कहते थे। क्या कहते थे? कारिक या कुलचारी कहते थे। जो किसको? तो कर वसूलने वाले अधिकारी को तो भौगिक कहते थे, लेकिन उसकी जो सहायता करने वाला होता था, उसका सहायक होता था, उसको कुलचारी या कारिक भी कहते थे। भूमि को यहाँ पे क्या कहा जाता था? जो भूमि है, भूमि को क्या कहा जाता था? यहाँ पे भाग कहा जाता था। भूमि को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। और जो भूमि या भाग होता था, इसको दो भागों में विभक्त किया जाता है। भाई देखो जरा, जो इनकी क्या होती थी? भूमि होती थी, इसी को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। लेकिन इनको जो बांटा जाता था वो दो भागों में बांटा जाता था। किसको होती थी? केदार भूमि। यहां से भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। और एक होती है सारी भूमि। जो केदार भूमि है वो किसे कहा गया है? ऐसी भूमि जो कैसी होती थी? सिंचित भूमि होती थी। भाई क्या होती थी? सिंचित भूमि। प्रश्न आ चुका है कि पौरव राजवंश में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? तो केदार भूमि। और पौरव वंश में जो असिंचित भूमि होती थी, असिंचित भूमि किसे कहा जाता था? तो असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? तो सारी भूमि कहा जाता था। यहां पे अगर देखा जाए तो व्यापार से प्राप्त कर जो होता था, यानी कि व्यापार कर है ना, धार्मिक कर, ठीक है, धार्मिक कर, ठीक है ना। तो व्यापार कर को कहा जाता था यहाँ पे भोग, और धार्मिक कर को कहा जाता था यहाँ पे क्या? बलि। यानी कि पौरव राजवंश में व्यापार कर को क्या कहा जाता था? तो भोग कहा जाता था। और धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। भाई ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, कुछ मापक यंत्र थे इनके। जैसा अगर हम इनके मापक की बात करें, किसकी बात करें? मापक की। लास्ट पॉइंट है इसका। अगर हम मापक की बात करें तो एक होता था द्रोणवाप, दूसरा होता था खारीवाप, और तीसरा होता था कुलियावाप। ये इनके कुछ मापक थे। लेकिन इनकी माप देखना, इनकी माप क्या होती थी? एक द्रोणवाप जो होता था वो 32 सेर के बराबर होता था। भाई कितने सेर के? एक द्रोण माप कितने सेर के बराबर होता था? 32 सेर के बराबर होता था। खारीवाप क्या होता था? 20 द्रोण के बराबर होता था। कितने के बराबर होता था? 20 द्रोण के बराबर। एक कुलियावाप 8 द्रोण के बराबर होता था। एक कुलियावाप कितने के बराबर होता था? 8 द्रोण के बराबर। तो अगर हम मापक यंत्र में देखें तो कुलियावाप ज्यादा बड़ा होगा या खारीवाप होगा? तो आपको जो है द्रोणवाप जो है ज्यादा, ये खारीवाप जो है बड़ा होगा। जिसमें अब देखो सबसे बड़ा मापक कौन सा था? ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि जो पौरव राजवंश था उनमें सबसे ज्यादा बड़ा जो है मापक यंत्र कौन सा था? द्रोणवाप था या खारीवाप था या कुलियावाप था? तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे खारीवाप, ये देखो, ये तो मतलब 32 सेर जब मिलेंगे तब जाके एक द्रोण बनेगा। यहाँ पे जब आपके क्या होंगे? 20 सेर जब मिलेंगे तब आपका क्या बनेगा? 20 द्रोण जब बनेंगे तब जाके एक खारीवाप बनेगा। और यहाँ पे 8 द्रोण से एक कुलियावाप बनेगा। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? खारीवाप। यानी कि आप खारीवाप को बोल सकते हैं ये सबसे बड़ा मापक है। भाई सबसे बड़ा मापक कौन सा इनमें? तो कौन सा हो गया? खारीवाप हो गया। नहीं देखेंगे। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी अगले हफ्ते, उस क्लास में हम क्या करेंगे कि जहां पे जो हमने उत्तराखंड का इतिहास जो पढ़ा है अभी तक,
उत्तराखंड का इतिहास है ना। उत्तराखंड इतिहास में हम जो वंश तक पढ़े हैं, अभी ब्रह्म जहां से स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड का इतिहास बिल्कुल एकदम जीरो से, वहां से लेकर ब्रो राजवंश तक है ना। 18 क्लास हो चुकी है हमारी। इस 18 क्लास के से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं डिटेल में और क्या कहते हैं वन लाइनर में, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे यहाँ पे अगले क्लास में। और अगले क्लास में अगर कवर नहीं हो पाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि अगले क्लास में हो रहे या नहीं हो रहे, और उसके बाद हम इससे आगे की क्लास चलाएंगे। और इसके आगे की भी 1-2 क्लास देखने के बाद जब हमें लगेगा कि थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन इनमें से निकल जाएंगे तो फिर हम जो है उसके भी क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन भी देखते रहेंगे साथ साथ और क्लास भी चलाते रहेंगे जब तक पूरा इतिहास खत्म नहीं हुआ। जब इतिहास खत्म हो जाएगा तो उत्तराखंड की क्लास में सोचेंगे कि उसके बाद क्या चलाना है ना। और फिलहाल अभी हम इतिहास से ही खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय उत्तराखंड।